माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने अब तक की मेरी सारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लासेस अटेंड की हैं। उसके बाद हम सोशलाइजेशन का टॉपिक भी कर चुके हैं। तो आज हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करने वाले हैं जो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो मैं हूं डॉक्टर ममता सरदाना। एज यू नो, हम सीटेट प्रिपरेशन सीरीज़ कर रहे हैं और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की PYQs की क्लास है। प्लस इसमें हम कुछ क्वेश्चंस और भी कवर करेंगे जो कि सोशलाइजेशन के टॉपिक से होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट लगेगी और कितनी रेलिवेंट आपको फील होगी जब आप देखेंगे क्वेश्चंस जो कुछ भी हमने पढ़ा है उससे कितने ज़्यादा रिलेटेड हैं। तो हम इसको शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, मैं इसको पढ़ के आपको बता रही हूँ और इसके ऑप्शंस हम साथ साथ इसमें हम राइट आंसर पे टिक करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, स्किल्स, वैल्यूज़ एंड मोटिव्स। मतलब वो प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदर्श, कौशल, मूल्य तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और समाज का एक जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो ये हमारा जो हमने लास्ट टॉपिक कवर किया है वही है। ये देखिए सोशलाइजेशन का टॉपिक, तो इसमें जो पहला आंसर है वो करेक्ट है, सोशलाइजेशन या फिर सामाजिकरण हम इसे हिंदी में कहते हैं। बाकी इंक्लूजन, मेन स्ट्रीमिंग या डिफ्रेंसिएशन, इसमें से कोई भी सही नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन आता है, Which of the following statements about the role of heredity and environment, जो अनुवांशिकता है और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए, ओनली रीज़न फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज हेरिडिटी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस टोटली शेप द डेवलपमेंट, ये भी आपको मैंने अच्छे से हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जब पढ़ाया है तो आपको बताया था कि ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग कुछ भी काम नहीं आती हैं। जो इसमें लिखा है नाइदर, मतलब ना तो अनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं, ये आंसर भी इसका गलत है। और लास्ट ऑप्शन है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट। ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि डेवलपमेंट क्या होता है, H/E का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल होता है। तो ये वाला चौथा जो आंसर है ये बिल्कुल सही इसका आंसर है और इस पर हम चौथे ऑप्शन पे टिक करेंगे। जल्दी जल्दी हम इसको पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी हम इसे करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमने करने हैं। तो जो थर्ड क्वेश्चन है देखिए, इसमें पूछा गया है, बहुत सिंपल है, द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स पेरिफेरीज। ठीक है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों का उसे कौन सा विकास है। जब मैंने आपको डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन बताया था, प्रिंसिपल जो बताया था डायरेक्शन का सिद्धांत, उसमें मैंने आपको बताया था मैंने बताए थे आपको, सिफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं ये डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट है, ये गलत है। फिर कैस्केड डेवलपमेंट, ये ऐसा कोई डेवलपमेंट हमने नहीं पढ़ा। रेडिएटेड डेवलपमेंट, ये भी हमने नहीं पढ़ा। तो जो हमने एक पढ़ा है, आप हिंदी में इसको देखिए, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत। मतलब केंद्रीय मतलब ये हमारा मध्य भाग हो गया और परिधि मतलब हो गया हमारा बाह्य, तो बाहर का हिस्सा। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। प्ले हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजंस। जो एक खेल होता है, खेल वो क्या भूमिका निभाता है, एक्सेप्ट, देखिए यहाँ इन्होंने लिखा है एक्सेप्ट, किस में खेल काम नहीं आता, इसका अर्थ है। तो इट स्टिमुलेट्स देयर सेंसेस, उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, बिल्कुल सही है ये तो हो सकता है आंसर, है ना, कि जो खेल है वो बच्चे की इंद्रियों को उत्तेजित करेगा। इट इज़ जस्ट अ प्लेजेंट वे टू स्पेंड टाइम, बिल्कुल सही बात है। दे एक्वायर न्यू स्किल्स एंड लर्न व्हेन टू यूज़ देम, बिल्कुल नई स्किल्स और वो बच्चे सीखते हैं इससे। और एक और ऑप्शन है, दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी। क्या आपको लगता है कि ये वाला आंसर हो सकता है? देखिए, क्योंकि
एक्सेप्ट, इन्होंने बोला है एक्सेप्ट, बाकी चीज़ों तीनों चीज़ें तो ये खेल के द्वारा संभव है, लेकिन ये मास्टरी नहीं हो सकती, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसका अर्थ है कि जो चौथा ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। तो आप ये चीज़ें भी नोट किया करिए कि एक्सेप्ट लिखा हो या नॉट लिखा हो तो उन क्वेश्चंस को हमने कैसे अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, Which one of the following statements is true about the role of heredity and environment? देखिए फिर से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आ गया है, अनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में। तो इसमें क्या है इसका आंसर, देखिए कि जो ये कह रहे हैं अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म इज कम्प्लीटली डिसाइडेड बाय द जीन्स। देखिए कंप्लीटली आ गया, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। गुड केयर एंड न्यूट्रिशन डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर चाइल्ड इज़ बॉर्न विद, ये भी नहीं हो सकता। एनवायरनमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल ओनली इन द चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये भी नहीं हो सकता। अब है सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर्स आर मोर बाय एनवायरनमेंट। देखिए विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो हम इसमें चौथे वाले आंसर पे हम टिक कर देंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो ये फोर्थ इसका जो आंसर है वो सही हो जाता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहाँ से आ रहा है, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। जो संवेग होते हैं इनमें से कौन सा संवेग है, कौन सा एक इमोशन है। मैंने आपको जो मैं स्टेजेस बता रही थी, मैंने आपको बताया था कि कुछ इमोशन के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि फियर, लव या जो डर की भावना है या प्यार की भावना है, ये सारे इमोशंस होते हैं। तो इसमें देखिए अटेंशन नहीं हो सकता, स्टिमुलस नहीं हो सकता, मेमोरी नहीं हो सकता। तो एक ही जो आंसर बच रहा है वो है डर या फिर फियर। तो इसलिए हमारा ये वाला पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होता है कि ये एक इमोशन है, ये एक प्रकार का संवेग है, फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी। जो प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है वो कौन सा होता है। बहुत क्लियरली अभी मैंने पिछली क्लास में ही आपको समझाया है। प्राइमरी सेकेंडरी एजेंसीज पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। आता एक ही क्वेश्चन है लेकिन नॉर्मली इसी से रिलेटेड होता है। तो प्राइमरी एजेंसी आप समझ सकते हैं कि कौन सी होती है। जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है वो किसके संपर्क में आता है, अपनी फैमिली के संपर्क में आता है। इसलिए जो चौथा परिवार जो है ये वाला आंसर इसका एकदम सही है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या बता रहा है, वो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। मैंने आपको बहुत क्लियरली डोमेन्स बताए थे कि या फिर डायमेंशंस इन्हें बोल सकते हैं या फिर हम इन्हें टाइप्स भी बोल सकते हैं, या हिंदी में इन्हें हम आयाम बोल सकते हैं या फिर हम इन्हें क्षेत्र बोल सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र मैंने आपको बताए थे, तो आप यहाँ देखें ये बहुत कुछ लिखा हुआ है, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, पर्सनालिटी, स्पिरिचुअल, ये इसमें फिर पर्सनालिटी आ गया। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस ही गलत हैं। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है देखिए यहाँ क्या लिखा है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो ये जो सारे हैं ये डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट के, और ये हमारा चौथे आंसर को इस तरीके से हम इसे सही मान सकते हैं कि ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जो 9th क्वेश्चन आ रहा है ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं जो अभी लेटेस्ट पेपर्स हुए हैं सीटेट के, उन्हीं से मैंने उठाया है। आप देख रहे हैं कि प्रिंटेड उन्हीं से मैंने कॉपी किया हुआ है इसको एज इट इज़। तो आप को बहुत इससे हेल्प मिलेगी कि जो कुछ भी हमने पढ़ाई अभी तक करी है वो कितनी रेलिवेंट आपको फील होगी कि इनके आंसर्स तो बहुत आप आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशंस इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट येट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज़ फ्रॉम डैश टू डैश। जो चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, चालक विकास मतलब जो मोटर डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसे होता है।
देखिए मैंने आपको मोटा के बारे में बताया था कि दो प्रकार से हम इसको पढ़ सकते हैं कि ये एक होता है ग्रॉस, मतलब जिसे हम हिंदी में स्थूल कहते हैं, और दूसरा होता है फाइन मोटर स्किल्स, या फिर हम इसे हिंदी में सूक्ष्म कहते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप से होता है। इसमें बड़ी मसल्स काम करती हैं, इसमें फाइन मसल्स जैसे फिंगर्स की मसल्स होती हैं वो काम करती हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है? इसमें जो आंसर सही है वो है सेकेंड ऑप्शन, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। स्थूल चालक विकास और सूक्ष्म चालक विकास। ठीक है, पहले हमारा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है, उसके बाद फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, पहले हमारी बड़ी मसल्स डेवलप होंगी, फिर फाइन मसल्स डेवलप होंगी। तो जो थर्ड ऑप्शन है, जो पहले उन्होंने सूक्ष्म लिखा हुआ है बाद में स्थूल, तो ऐसा नहीं होगा। ये वाला आंसर हमारा इसलिए गलत हो गया, और इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन ही बचता है जो मोटर डेवलपमेंट को सही सिद्ध करता है। और ये सिफेलोकॉर्डल प्रॉक्सिमो डिस्टल तो ये है ही नहीं, क्योंकि ये डायरेक्शन विकास की जो है दिशा बताते हैं, और ये भी नहीं हो सकता। प्रॉक्सिमो ये सेम चीज़ है जो इन्होंने अलग ढंग से बताई हुई है। तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा मोटर टू फाइन है वो सही है आंसर, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद जो अगला आता है वो देखिए, द पीरियड दैट इनिशिएट्स द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। जब एक बच्चा वयस्क होने वाला होता है तो उससे पहले कौन सी अवस्था आती है? आप जानते हैं कि हमने सारी अवस्थाएं पढ़ी हैं। तो वयस्क होने से पहले या एडल्टहुड से पहले जो अवस्था आती है वो एडोलेसेंस या फिर किशोरावस्था होती है। इसलिए इसका जो चौथा आंसर है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा 11th क्वेश्चन आ रहा है। ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? देखिए मैंने आपको चाइल्डहुड के दो टाइप्स बताए थे कि चाइल्डहुड को दो भागों में बांटा गया है, अर्ली और लेट। ठीक है, तो जो लेट चाइल्डहुड है इसको हम मिडिल भी कह सकते हैं। तो ये हम मिडिल चाइल्डहुड की हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड। आपको मैंने बताया था कि चाइल्डहुड में बच्चा कैसे सीखता है, कैसे उसकी थिंकिंग डेवलप होती है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ रैपिड पेस, एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड यूज ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप्स, मतलब बच्चा जो है अमूर्त रूप से सोच रहा है और वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता उसकी विकसित होने लगती है। चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कॉन्क्रीटली। ठीक है, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना आरंभ कर देते हैं। देखिए ये वाला जो ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त रूप से, तो बच्चा इस समय चाइल्डहुड की अवस्था में नहीं सोच पाता। ठीक है, लेकिन वो लॉजिकली सोचने लग जाता है, बट कॉन्क्रीटली मतलब कॉन्क्रीटली जो उसके सामने जो चीज़ मूर्त जो रूप में कोई भी वस्तु होगी तो उसको देख के बच्चा समझ लेता है और उसके ऊपर वो सोच सकता है लॉजिकली। ठीक है, लॉजिक का ध्यान आप इसमें रखिएगा, लॉजिक भी ध्यान रखिएगा और कॉन्क्रीट भी ध्यान रखिएगा। तो ये एक चाइल्डहुड की बहुत स्पेशलिटी होती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है कि कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है मिडिल चाइल्डहुड की, यही हमारी विशेषता है। रैपिड पेस भी नहीं आ सकता, बहुत तेज़ी से इस समय डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता, ये भी नहीं हो सकता एब्स्ट्रैक्टली वाला। और लास्ट है लर्निंग अकर्स प्राइमरीली थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज़, ये भी नहीं होता क्योंकि ये इन्फेंसी में होता है। तो इसका अर्थ है कि जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए आ गया सोशलाइजेशन का क्वेश्चन। फैमिली एंड नेबरहुड आर, आपको मालूम है कि फैमिली क्या होती है? फैमिली एंड नेबरहुड परिवार एवं आस पास पड़ोस बच्चे के सामाजिकरण की कैसी एजेंसीज़ हैं, ये पूछा है उन्होंने। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल एजेंसीज़ नहीं है, प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसीज़ जो है फैमिली एंड नेबरहुड, थर्ड ऑप्शन है मिडिल सोशलाइजिंग एजेंसीज एंड फोर्थ है सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसीज। देखिए यहाँ पे नाम क्या आ रहा है? फैमिली का नाम आ रहा है।
तो फैमिली के संपर्क में बच्चा सबसे पहले आ रहा है, उसके बाद अपने नेबरहुड के संपर्क में आता है। तो इसमें से जो आंसर सही हो सकता है वो आंसर यही हो सकता है कि जो ये वाला सेकंड ऑप्शन है, प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे हम बढ़ते हैं। तो ये पूछा गया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। तो इसमें क्या है, इसमें कि यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है, या फिर अ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये एक सामाजिक संरचना है। चिल्ड्रन आर बॉर्न ईवल, बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं। द चिल्ड्रन बिगिन विद नथिंग एट ऑल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर शेप्ड एंटायरली बाय एनवायरनमेंट। ये भी आप जानते हैं कि ये नहीं होता, आंसर ये सही नहीं है, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ के साथ, कुछ जेनेटिक जो भी उसमें जीन्स होंगे उनके गुणों के साथ बच्चे पैदा होते हैं। तो सिर्फ वातावरण ही उनके विकास को प्रभावित नहीं करता। तो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इसमें जो आंसर है वो पहला सही लग रहा है कि यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ये चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट सेम होता है, तो ये पहला वाला आंसर इसमें सही होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन। देखिए, कॉग्निशन आप जानते हैं संज्ञान होता है कि हम ज्ञान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। संवेग होते हैं हमारे इमोशन, जो हमारे ज्ञान की प्राप्ति या जो हमारा मेंटल सेट है और जो हमारे इमोशंस हैं, इनमें किस प्रकार का संबंध होता है। क्या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। एक तरफ यूनिडायरेक्शनल होते हैं, एक दिशीय होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल गलत। यूनिडायरेक्शनल मतलब कि कॉग्निशन इन्फ्लुएंस करता है इमोशंस को? नहीं। या इमोशंस इन्फ्लुएंस करते हैं कॉग्निशन को? नहीं। ये बाई डायरेक्शनल, आप खुद समझिए कि ये एक डायनामिक इंटरप्ले है बिटवीन बोथ, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया है। जैसा आपका दिमाग सोच रहा है वैसे आपके संवेग जो हैं वो या फिर संवेग जैसे आपके इमोशंस हैं वैसे आपका संज्ञान काम कर रहा है। तो ये एक बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं और इसलिए दोनों के बीच का जो संबंध है वो बाई डायरेक्शनल या द्विदिशीय है, मतलब बोथ द डायरेक्शंस में ये काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, देखिए फिर से सेम आपने अभी ये पढ़ा, इमोशंस एंड कॉग्निशन से रिलेटेड। फिर से एक और क्वेश्चन आ गया इमोशंस एंड कॉग्निशन से रिलेटेड। अब इन्होंने बोला है, यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है, इमोशंस एंड कॉग्निशन आर डैश ईच अदर। अभी हमने पढ़ा वहाँ पे पीछे कि बाय डायरेक्शनल है, तो बाय डायरेक्शनल है इसका मतलब दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है इंटरवोवन, सन्निहित हैं। दूसरा है नॉट रिलेटेड टू, संबंधित नहीं है, तो ये नहीं तो हो ही नहीं सकता। कंप्लीटली सेपरेट है, एक दूसरे से अलग है, ये भी नहीं हो सकता। स्वतंत्र हैं एक दूसरे से, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है इंटरवोवन, मतलब एक दूसरे में सन्निहित हैं, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो जो संवेग है और जो संज्ञान है एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से रिलेटेड है, इसलिए हम इसे पहले ऑप्शन को सही मानेंगे, इंटरवोवन विद। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, भाषा का जो विकास है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सबसे अधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। इसमें कौन सा जो सारी स्टेजेस होती हैं आप उसमें देखें, मिडिल चाइल्डहुड नहीं, एडोलेसेंस नहीं, प्रीनेटल पीरियड बिल्कुल भी नहीं, और अर्ली चाइल्डहुड जो
प्रारंभिक बाल्यावस्था है, इस समय जो बच्चा है वो लैंग्वेज सीखने के लिए, भाषा सीखने के लिए बहुत ही क्रिटिकल पीरियड कहलाता है, संवेदनशील अवधि होती है। तो जो चौथा ऑप्शन है अर्ली चाइल्डहुड का एकदम सही है। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, मेमोराइज़ करनी पड़ेंगी। तो ये जो क्वेश्चन स्टेजेस से रिलेटेड है, मैंने आपको सभी कुछ टेबुलर फॉर्म में बना के दिया है, तो आप उन टेबल्स को याद करिए। आपको इसीलिए टेबुलर फॉर्म में दी गई हैं चीज़ें कि आप उन्हें आसानी से याद कर सकें और आप अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट इजीली कर पाएँ। नेक्स्ट चीज़ आती है 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। देखिए हमेशा नॉट को ध्यान रखिएगा, हमसे क्या पूछा जा रहा है, कौन सा सिद्धांत विकास का नहीं है। देखिए डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये बहुत क्लियरली आपको बताया गया था, ये होता ही है। ठीक है, दूसरा है डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। तो ऐसा कोई प्रिंसिपल हमने पढ़ा है, हम आगे भी देख लेते हैं। डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग, जीवन पर्यंत होता है, आप ये जानते हैं। डेवलपमेंट इज़ मॉडिफाइबल, हम इसे परिवर्त्य होता है विकास, ये भी आप जानते हैं। तो जो हमारा दूसरा ऑप्शन इसमें है, डेवलपमेंट इज़ यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा कोई प्रिंसिपल हमने नहीं पढ़ा है कि सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते, डेफिनेटली करते हैं। तो जो हमारा ये आंसर है इसमें, दिस आंसर इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये आंसर्स जो हैं ये रॉन्ग है और दूसरा वाला ऑप्शन सही है। सारे प्रिंसिपल्स आप याद रखेंगे, कौन कौन से प्रिंसिपल्स, आपने 12 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशंस, वैयक्तिक विभिन्नताएं, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसका कारण, प्राथमिक कारण क्या हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, मैंने आपको बताया था वातावरण और जो हेरिडिटी है वो दोनों ही प्रभावित करती हैं बच्चे के, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चे में आते हैं। ठीक है, अभी हम आगे पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे हम इस बात को सही साबित कर पाते हैं। तो इसमें खाली एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस है, ये नहीं हो सकता। कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड द एनवायरनमेंट, तो ये आंसर हमें यहीं पे ही सही वाला मिल गया है। आगे शायद कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए, तो फिर भी हम इसे पढ़ लेते हैं। जेनेटिक कोड रिसीव्ड बाय, तो इसका मतलब हेरिडिटी है सिर्फ ये, तो ये भी नहीं हो सकता। इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब सेम हेरिडिटी, ये भी नहीं हो सकता। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब देखिए फिर से आ गया यहाँ पे, सोशलाइजेशन में से कई सारे क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी पूछी है, द्वितीयक सामाजिकरण की एजेंसी, तो कौन सा इसमें से हो सकता है। देखिए जहाँ पे भी फैमिली आ रही है तो फैमिली तो हो ही नहीं सकती है ना, तो फैमिली क्योंकि प्राइमरी में आती है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ गलत लग रही है कि इसमें स्कूल एंड मीडिया भी दिया हुआ है, मीडिया एंड नेबरहुड भी दिया हुआ है। तो इसमें से जो बेटर आंसर है वो पहला वाला आंसर करेक्ट है, तो ये भी नहीं है। तो विद्यालय एवं मीडिया जो है वो द्वितीयक एजेंसी का उदाहरण है। ठीक है, तो हम इसमें पहला वाला आंसर टिक करेंगे। कभी ऐसा कन्फ्यूजन हो जाए तो बेस्ट वाले आंसर पे हमें टिक करना चाहिए। तो स्कूल एंड मीडिया इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ रैपिड पेस, मतलब बहुत तेज़ी से विकास कौन सी अवधि में घटित होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, ये नहीं हो सकता। एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एडल्टहुड आ गया। अगर खाली एडोलेसेंस होता तो हम इसको टिक कर सकते थे। अब आ रहा है थर्ड ऑप्शन, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, और लास्ट है अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड। देखिए मिडिल चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड जो है, इसमें भी जो फिज़िकल ग्रोथ है वो कम हो जाती है इस स्टेज में भी। और तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, थर्ड वाला, जो शैशवावस्था होती है, उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत रैपिड होता है, बहुत तेज़ गति से विकास होता है। और प्रारंभिक बाल्यावस्था को भी हम इसमें सही मान सकते हैं कि उसमें विकास थोड़ा उसके कंपैरिजन में कम हो जाता है, लेकिन फिर भी हो ही रहा होता है।
तो हम थर्ड वाले आंसर को इसमें टिक करेंगे, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर हॉलमार्क ऑफ द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड, मतलब निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? ठीक है, तो ये क्या है? इसमें पहला ऑप्शन है इमरजेंस ऑफ मेक बिलीव प्ले, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट दैट इज कॉन्क्रीट इन नेचर, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। देखिए, मिडिल चाइल्डहुड की बात हो रही है या फिर लेटर चाइल्डहुड भी कह सकते हैं। और इसके बाद है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स एंड ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ, तो ये तो बिल्कुल सही है ही नहीं, ये वाला हम इसको गलत मान लेंगे। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग एंड एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, मतलब अमूर्त रूप से तो सोचना एडोलेसेंस की अवस्था में शुरू होता है, तो ये वाला आंसर भी हमारा गलत हो जाता है। तो सबसे जो मेजर इसमें आंसर आ रहा है वो है, अभी भी मैंने आपको इससे पहले ही बताया कि बच्चे इस समय लॉजिक लगाना सीख जाते हैं, लेकिन लॉजिक वो कब लगा पाते हैं? जबकि जो कुछ भी उनके सामने हो वो कॉन्क्रीट अवस्था में, कॉन्क्रीट मतलब जो भी कुछ हो रहा है मूर्त अवस्था में हो रहा है, तो ये मध्य बाल्यावस्था का प्रमुख प्रमाण चिन्ह है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही साबित होगा इसमें, और जिसमें लॉजिकल थॉट और कॉन्क्रीट दोनों चीज़ें ही आ रही हैं। ठीक है, मिडिल चाइल्डहुड की विशेषता क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल डैश सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय क्या करता है? विद्यालय, आपको मैंने अभी कुछ मतलब लास्ट टॉपिक ही हमारा यही था कि स्कूल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, सोशलाइजेशन में। तो यहाँ पहला ऑप्शन गलत हो गया, डज नॉट प्ले एनी रोल, प्लेज वेरी लिटिल, ये भी नहीं हो सकता। इज़ अ प्राइमरी एजेंसी, प्राइमरी एजेंसी तो ये होती ही नहीं है, फैमिली और होम होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये तीनों ऑप्शन के कटते ही जो चौथा आंसर है सेकेंडरी एजेंसी, ये हमारा या द्वितीय कारक है, ये हमारा आंसर सही है। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला हम इसको सभी को पढ़ना पड़ेगा हमें। स्कूल इज़ अ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंट, ठीक है बिल्कुल, एंड फैमिली इज़ अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट, ये बिल्कुल सही चीज़ है। आगे क्या लिखा है, स्कूल इज़ अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट, ये तो गलत हो गया, स्कूल प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट नहीं होता। थर्ड है, पीयर्स आर प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट, मतलब जो समकक्षी लोग हैं वो प्राथमिक कारक होते हैं, ऐसा नहीं होता। फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट, जो परिवार और जनसंचार है द्वितीय कारक है, ये भी नहीं होता, आप जानते हैं परिवार प्राथमिक कारक है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि स्कूल सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट है और फैमिली जो है वो प्राइमरी है, जो प्राथमिक है वो परिवार है, और विद्यालय जो है वो एक द्वितीय कारक है। तो पहला ऑप्शन इसमें हमारा सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, डेवलपमेंट हैज़ द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर्स फॉर एवरीवन, बिल्कुल ये देखिए जो है ये सही नहीं है, सेम रेट नहीं होता। डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन द स्कूल, ये भी गलत है, केवल विद्यालय से ही तो विकास नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट अकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, भी तो बिल्कुल अंत समय तक विकास होता रहता है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, विकास बहुआयामी होता है, ये आप जानते हैं। कितने आयाम मैंने आपको बताए थे, डायमेंशंस, आपको 4 डायमेंशंस मैंने बहुत क्लियरली समझाए थे, तो ये बहुत ही आसान उत्तर है, मल्टी डायमेंशनल, विकास जो है बहुआयामी होता है। तो ये वाला कथन जो चौथा कथन है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन,
सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। जब बच्चा इन्फेंसी में है तो बच्चा कैसे सीख रहा है, जब बच्चा मिडिल चाइल्डहुड में है तो कैसे सीख रहा है, बच्चा जब एडोलेसेंट हो रहा है तो बच्चा कैसे, उसका विकास किस तरीके से हो रहा है। तो हम ऑप्शंस देखते हैं, सेंसरी, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, फिर एब्स्ट्रैक्ट, सेंसरी, कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, सेंसरी, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट, सेंसरी। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब मैंने अभी आपको ये कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बताया था तब मैंने आपको समझाया था कि कौन सी स्टेज में कॉन्क्रीट है और कौन सी स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट है। तो एडोलेसेंस में तो एब्स्ट्रैक्ट होगा ही होगा। तो लास्ट एब्स्ट्रैक्ट किस में आ रहा है, हमारा पहले वाले ऑप्शन में आ रहा है, अमूर्त, है ना। और सेंसरी, जो इन्फेंसी में जब बच्चा छोटा होता है तो सिर्फ अपने सेंसेस से ही सीख पाता है। तो जो उसका शैशवावस्था है उसमें सांवेदिक तरीक़ों से सीख रहा है। उसके बाद चाइल्डहुड में मूर्त, मतलब उसे सॉलिड चीज़ें देखनी है, छूनी है चीज़ें, कॉन्क्रीट चाहिए, और अमूर्त चाहिए एडोलेसेंस में। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, सेंसरी, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। इस ढंग से विकास बच्चे का हो रहा है, इन चीज़ों से बच्चा सीख रहा है, अपनी लर्निंग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। आप ये देख रहे हैं, देखिए जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े ना कितना ज़्यादा रिपीटिशन हो रहा है। तो अगर आपने एक टॉपिक आसानी से समझ लिया और जो मैंने आपको ख़ास तौर से आपके सुविधा के लिए टेबल फॉर्म में दिया है सारी चीज़ों को, तो आप उन्हें बस याद कर लीजिए, अच्छे से मेमोराइज़ कर लीजिए, और 2-3 आप पढ़ेंगे तो आप, और इन क्वेश्चंस को करने के बाद तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि हम कितनी आसानी से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। तो किस वजह से हो रही हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पियाजे का पढ़ाऊंगी, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये सारी चीज़ें आपको जब हम CDP पूरा कंप्लीट करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी, अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो वो भी हो जाएगा क्लियर। तो जो ये क्वेश्चन ये जो बता रहा है, हेरिडिटी ओनली, गलत। एनवायरनमेंट ओनली, गलत। नाइदर हेरिडिटी, ना आनुवांशिकता ना पर्यावरण, ऐसा तो बिल्कुल ही गलत। और इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, मतलब दोनों की गुणनफल का मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला बता ही रखा है। तो देखिए ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही बता रहा है कि जो डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, वो आनुवांशिकता और पर्यावरण, उनके जीन्स और उनके वातावरण पर डिपेंड कर रही हैं। तो इनका जब गुणनफल आता है तो हमारा जो फोर्थ आंसर इस हिसाब से करेक्ट होता है। आगे बढ़ जाते हैं हम। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट, बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसा होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हो कैन नॉट बी मेजर्ड, तो कैन नॉट बी मेजर्ड, देखिए ये आप जानते हैं विकास को हम नाप नहीं सकते, हम सिर्फ उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम उसे देख सकते हैं कि हाँ विकास हो रहा है, लेकिन हम उसे माप नहीं सकते। आगे है इज मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स। अगला है कंसिस्ट ओनली ऑफ क्वांटिटेटिव चेंजेस, सिर्फ परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, ऐसा भी नहीं होता। डिसऑर्डरली होता है, अनियमित होता है, असंबद्ध होता है, ऐसा भी नहीं होता। बहुस्तरीय है, मल्टी लेयर्ड, ऐसी भी हमने कोई बात नहीं पढ़ी है कि विकास जो है मल्टी लेयर्ड है। तो ये ऑप्शंस हमें गलत ही लग रहे हैं तीनों के तीनों। तो देखिए कहीं पे कभी विकास तेज़ हो रहा है, कभी धीमा हो रहा है, उसके रेट अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है स्लो एंड कैन नॉट बी मेजर्ड, तो धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। तो इन ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन सही हमें प्रतीत हो रहा है, इसलिए जो है पहला ऑप्शन हम टिक करेंगे कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, क्योंकि उन्होंने बोला बाल्यावस्था की अवधि, जहाँ पे स्लो है और मेजर नहीं कर पा रहे। आपको मालूम है ना, इन्फेंसी में तेज़ होता है, बाल्यावस्था में विकास जो है इन्फेंसी में फास्ट जा रहा है और बाल्यावस्था में फिर थोड़ा सा धीमा हो जाता है, तो और सब माप नहीं सकते। तो ये वाला जो पहला ऑप्शन है ये सही है, बाकी तीनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग हैं। आगे बढ़ते जाते हैं हम जल्दी जल्दी, हमें कई सारे क्वेश्चंस अभी करने हैं कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन डैश देयर लर्निंग,
बच्चे के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांविगिक अवस्था क्या प्रभावित करती हैं बच्चे को? डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन, मतलब प्रभाव, आपको लगता है कि प्रभाव नहीं होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, तो ये आंसर गलत है। प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन, इज नॉट रिलेटेड टू, हैज़ एन इनसिग्निफिकेंट रोल, मतलब इनकी भूमिका क्या नगण्य है, क्या इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है, या फिर एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बच्चा अगर फिजिकली फिट है और इमोशनली फिट है तो डेफिनेटली उसका इन दोनों की जो उसके अधिगम में, उसकी लर्निंग में उसकी जो भूमिका है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसके दूसरे ऑप्शन को बिल्कुल सही से टिक करेंगे, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है, महत्वपूर्ण भूमिका है, फिजिकल हो चाहे इमोशनल हेल्थ हो बच्चे की, वो बहुत ज़्यादा उसे प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, देखिए फिर से इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे क्वेश्चन आ गया ये हमारा कि टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। विकास में वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो इसमें क्या आपको लगता है आंसर होगा? देखिए हम पढ़ लेते हैं ऑप्शंस। टू लुक एट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंडिविजुअल्स, सही। टू कंसिडर मैचुरेशन ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन, टू कंसिडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड देयर इंटरप्ले, to look at the inherited characteristics that give each person a special start in life। व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या आवश्यक है? पर्यावरणीय कारक भी हमें चाहिए और वंशागत विशेषताएं, मतलब जो हमें हेरिडिटी से प्राप्त हो रही हैं विशेषताएं, पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन्हीं दो कारणों की वजह से, इनके आपस में क्रिया करने की वजह से ही जो विभिन्नताएं हैं वो बच्चे में पाई जाती हैं। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल सही है। टू कंसिडर बोथ, दोनों को हमने कंसिडर करना है। इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एज, और एनवायरमेंटल जो कि हमारा ई है। तो ये हमारा जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसी की वजह से होती हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए फिर से नॉट आ गया, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, मतलब विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। तो हमें देखिए अपने डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हमने सारे के सारे याद रखने हैं। मैंने आपको 12 प्रिंसिपल्स बताए थे। तो मतलब क्रमिक होता है, आप ये समझ सकते हैं कि रिलेटिवली एक ऑर्डर में ही जो विकास है वो हो रहा है कि बच्चा पहले बैठना सीख रहा है, फिर चलना सीख रहा है, फिर वो भागना सीख रहा है ना। तो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये बिल्कुल सही है कि अपने समय के अनुसार धीरे धीरे घटित हो रहा है। एक यहाँ पे ऑप्शन है फोर्थ, इंडिविजुअल डेवलप्स एट डिफरेंट रेट्स, बिल्कुल सही बात है कि डिफरेंट रेट, हर इंडिविजुअल के डेवलप होने का रेट अलग अलग होता है। लेकिन ये जो चौथा ऑप्शन है कि विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय निर्धारित हो जाती है, ऐसा होता है क्या? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये ऐसा कोई प्रिंसिपल हमने पढ़ा नहीं है। तो जन्म के समय ऐसा कुछ निर्धारण नहीं होता। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा एकदम सही है कि डेवलपमेंट इज़ डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ, ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। तो आप बिल्कुल नॉट पे एकदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नहीं का आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statements denotes the relationship between development and learning correctly? विकास और अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से कौन सा इसमें से वाक्य है जो सही साबित करता है? हम सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। लर्निंग टेक्स प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको बताया था कि विकास और जो ये अधिगम है ये कैसे साथ में चलते हैं। देखिए, रेट ऑफ लर्निंग फार एक्सीड्स द रेट ऑफ डेवलपमेंट, अधिगम की जो दर होती है विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है।
बिल्कुल भी नहीं। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं हैं। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर नॉट रिलेटेड, जी नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। डेवलपमेंट और लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। तो ये जो कथन है, जो तीसरा कथन है, अंतः संबंधित एवं अंतः निर्भर, तो ये जो ऑप्शन है थर्ड वाला, ये बिल्कुल सही है कि दोनों जो हैं एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमें इंटरडिपेंडेंट हम इन्हें कह सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, जो तीसरा कथन है वो इसमें सही है। नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है आज की क्लास का, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ चाइल्ड सोशलाइजेशन। फिर से सोशलाइजेशन का क्वेश्चन आ गया। इस सामाजिकरण में कौन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? क्या मीडिया, क्या स्कूल, क्या फैमिली, या नेबरहुड? मीडिया, परिवार, विद्यालय या पास पड़ोस। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। आप जानते हैं कि सारे ही सामाजिकरण में कुछ ना कुछ भूमिका निभा रहे हैं। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या थर्ड और फर्स्ट। तो देखिए ये सारे इसमें ये वाला ऑप्शन जो थर्ड वाला है, जिसमें कि सारे के सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ये सही है कि ये जो है ये कोई ना कोई भूमिका किसी न किसी प्रकार से निभा रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का। जो अभी लेटेस्ट पेपर्स के जो क्वेश्चंस थे ये मैंने आपको करवा दिए हैं, और हम आगे जो भी हम CDP के जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, हम नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पियाजे का है। पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी हम पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। संज्ञानात्मक विकास बच्चों का कैसे होता है, तो हमने संज्ञानात्मक विकास अभी डेवलपमेंट में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी जाना, लेकिन बहुत ही बेसिक जाना है, और पियाजे की थ्योरी में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत डिटेल में हमारी ये क्लास होने वाली है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, देखिएगा चीज़ों को, और पूरा CDP होने के बाद आप, मुझे लगता है, आसानी से अपना क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर पाएंगे CDP का। आप मेरी क्लास को अगर आपको पसंद आई है अभी तक, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आप शेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, माय क्लास, एंड धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बाय बाय, थैंक यू।